हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 की वन शॉट वीडियो के साथ वापस से मिल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको वन शॉट वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट को ईटेमल के तथा अस्थियों वाले चैप्टर को कंप्लीट करा दिया था। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री का हमारा, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था हड़प्पा सभ्यता का। मैं एक बात बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो भारत के अंदर जो दूसरी सभ्यता देखने को मिली थी वो हमारी वैदिक सभ्यता थी, और इसी सभ्यता के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के काल को, इस लंबे पीरियड को पढ़ने वाले हैं। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कम से कम एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चले बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, इसके अंदर जो हमारे जो मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर के, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो चले बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे बच्चों हमारे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में भारत की सबसे प्राचीन जो लिपियां थी, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि, इन लिपियों का अर्थ निकाला गया, मीनिंग निकाला गया, जिससे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। वापस से सुन लीजिएगा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मणी तथा खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला गया, जिससे अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय काल माना जाता था। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास। अच्छा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय काल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि नए नए राज्यों का उदय हुआ, नगरों का विकास हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ा और सिक्कों का प्रचलन हुआ। सिक्कों का क्या हुआ बच्चों? प्रचलन हुआ। इस काल में 16 नए महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में हमें पता कहां से चलता है? क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है शॉर्ट में बच्चों। तो 16 महाजनपदों के बारे में हमें जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है। और हाँ, दोनों जो किताबें हैं, ये बुक्स है हमारी, जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, इनमें 16 के 16 नाम सेम नहीं थे, 7 नाम सेम थे। मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंतिका, वज्जी, ये 7 नाम सेम थे। इससे ये पता चलता है कि मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती, ये जो 7 महाजनपद है, ये 7 महाजनपद महत्वपूर्ण महाजनपद होंगे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वापस से सुन लीजिए, 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो जनपद था बच्चों, वो हमारा मगध जनपद था। मगध के शक्तिशाली, कई बार क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछ लेता है कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। तो आधुनिक इतिहासकारों ने बताया, ये उपजाऊ भूमि थी और जंगलों से हाथी मिल जाते थे, और हाथी का प्रयोग किस लिए किया जाता था? हाथी सेना का एक प्रमुख अंग थे। वह लोहे, दक्षिण झारखंड से लोहे प्राप्त हो जाते थे, और लोहे का प्रयोग किस लिए किया जाता था? लोहे का प्रयोग हथियार बनाने के लिए किया जाता था, और नदियों से सस्ता यातायात होता था। तो देखिए, ये जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, उपजाऊ भूमि, सेकंड जंगलों से हाथी, थर्ड लोहे के खदान, और फोर्थ, ये चारों पॉइंट तो आधुनिक इतिहासकारों ने मगध के शक्तिशाली होने के कारण बताए। नेक्स्ट, ये जो हमारा पॉइंट नंबर 5 और 6 है बच्चों, ये हमें बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों से इनके बारे में पता चला है कि मगध के जो राजा थे बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। ये अपने नीतियों को लागू करवाते थे अपने मंत्रियों के द्वारा। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुरक्षित राजधानी। यहाँ की जो 16 मगध की जो राजधानी थी बहुत ही सुरक्षित थी। चारों तरफ मगध की शुरू में राजधानी राजगाह थी। बाद में इसे 400 ईसा पूर्व में बदल के पाटलिपुत्र कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है। आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था।
वापस से सुनेगा बच्चों। मौर्य साम्राज्य जो था भारत का सबसे पहला साम्राज्य था। इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा हमारा, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्रोत। 600 ईसा, देखो बच्चों, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का, इस चैप्टर के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, किन किन स्रोतों का इतिहासकार प्रयोग करते हैं। तो अभिलेखों का यूज करते हैं, ग्रंथों का, सिक्कों का, चित्रों का, मूर्ति कलाओं का और भग्न अवशेषों का। भग्न अवशेषों का मतलब होता है बच्चों भवनों के अवशेष, भवनों के अवशेष। आगे देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है हेडिंग हमारा, प्रिंसेप और पियदसी। प्रिंसेप और पियदसी। प्रिंसेप 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इनके द्वारा भारत के सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में जिस लिपि का प्रयोग किया गया था, ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि, इसका अर्थ निकाला गया। ये दोनों लिपियां प्रारंभिक अभिलेखों और सिक्कों में उद्धृत थी। जो भारत के सबसे पुराने अभिलेख थे और सिक्के थे, उन पे इस लिपि का प्रयोग किया गया था। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी, पियदसी का मतलब होता है सुंदर मुख वाला राजा, मनोहर मुखाकृति वाला राजा। कई अभिलेखों पे राजा का नाम बच्चों अशोक लिखा हुआ था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मैंने आपको बताया है सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, अशोक थे। अब आगे देखते हैं बच्चों, हेडिंग है प्रारंभिक राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनीय काल माना जाता था। क्यों? क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनीय काल कहते थे। बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले, नए नए राज्य बने, राज्यों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ा, बौद्ध जैन सहित अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, सिक्कों का विकास हुआ, 16 महाजनपदों का उदय हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, जनपद। जनपद का अर्थ होता है एक ऐसा भूखंड, एक भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो जहां पर जन मतलब कुल या लोग अपना पैर रखते हैं अर्थात बस जाते हैं। इसका प्रयोग प्रकृति और संस्कृत में मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्यों के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हमें पता चलता है, मेगास्थनीज के इंडिका से पता चलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, पौराणिक ग्रंथों से, अभिलेखों से और संस्कृत के वाङ्मय ग्रंथों से पता चलता है। ये सब हमारे मौर्य साम्राज्य के स्रोत हैं। ठीक है, आगे गुप्त वंश के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें कहां से पता चलता है? तो अभिलेखों से, सिक्कों से, साहित्य परंपराओं से, और सबसे इंपॉर्टेंट गुप्तों के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको प्रशस्तियों के बारे में ना पता चले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रशस्तियों का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रशस्तियों का मतलब होता है राजा के तारीफ में लिखी हुई किताबें, कहानियां, उन्हें प्रशस्तियां कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जिक्र है जो कि समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा थोड़ा सा और। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। एक तो उसकी खुद की राजधानी थी जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, और 4 अन्य प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसील और स्वर्णगिरी। जो इसमें से तक्षशिला है और उज्जैनी है बच्चों, ये यातायात के मार्ग के किनारे पर स्थित थे, और तौसील और स्वर्णगिरी जो है, ये क्या तौसील जो था समुद्र का किनारा था, स्वर्णगिरी दक्षिणी भाग में था, यहां से सोना प्राप्त होता था। मेगास्थनीज के द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों के बारे में बताया गया था। मेगास्थनीज बच्चों एक यूनानी राजदूत था, मैंने चैप्टर की वीडियो में बता रखा है। ठीक है, जिसके कार्यों को बताया गया था कि जो 6 उप समितियां थी, एक नौसेना वाली थी जो पानी वाली सेना होती है, एक यातायात और खानपान को देखती थी, एक पैदल सैनिक थे, और अश्वरोही, स्थारोही तथा हाथियों का संचालन करती थी। 4ठी शताब्दी ईस्वी, बच्चों 4ठी शताब्दी ईस्वी की बात हो ना,
तो आप याद रखिएगा 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्यों का उदय माना जाता है, जो कि सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल में माना जाता है। दक्षिण भारत में चेर, पांड्यन, चोल। दक्षिण भारत में जब उत्तर भारत में महाजनपदों का उदय हो रहा था, तो दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्यन जैसी सरदारियों का उद्भव हुआ, जो थी तो छोटी पर बहुत ही स्थायी थी और समृद्ध थी। बहुत ही समृद्ध और स्थायी राज्यों का उदय हुआ इसी काल में माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उपज को बढ़ाने के लिए, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग शुरू हुआ। बच्चों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से 6वीं शताब्दी ईस्वी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन और लेन देन चालू हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए देखो राजा लोग क्या करते थे बच्चों, राजा लोग अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए, राजा लोग अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए क्या करते थे, अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ते थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से राजा थे जो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ते थे। तो कुषाण राजा, इन्होंने अपने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दूसरी शताब्दी के कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यापारिक समुदायों के बारे में जानकारी मिलता है, और दानात्मक अभिलेखों से पता चलता है कि धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, धार्मिक गुरु, ये लोग व्यापार आदि में संलग्न और लोगों की जातियों का भी पता चलता है। उत्पादन और व्यापारियों के संघ को श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियों संभवतः पहले कच्चा माल खरीदते हैं, उससे माल को तैयार करके बाजार में बेचते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में देखो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ना बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप पे नदी मार्ग के साथ साथ जल मार्ग का भी बहुत ज्यादा विकास हो गया था, और इसीलिए उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया और बंगाल की खाड़ी, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया तक व्यापार बिल्कुल समृद्ध था। गुप्त काल के अंतिम समय में, जब गुप्त काल खत्म हो रहा था ना, गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्कों की क्या आ गई, कमी आ गई। उसका अनुमान ये लगाया गया कि आर्थिक गिरावट आई होगी। गुप्त काल के अंतिम काल में सिक्के का प्रयोग कम हो गया। क्यों कम हो गया? अनुमान लगाया जाता है कि भाई इस समय आर्थिक गिरावट आ गई होगी। अभिलेख साक्ष्य इस काल के इतिहास के को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन, देखो अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अभिलेख साक्ष्यों की कुछ सीमाएं भी होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक सेकेंड रुकिएगा, पॉइंट नंबर 23 अच्छे से बता दूं मैं आपको। पॉइंट नंबर 23 क्या कह रहा हमारा, अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं। अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं, अक्षर हल्के हो जाते हैं अभिलेखों के बच्चों, ठीक है, उत्कीर्ण अक्षर जो होते हैं इनके हल्के हो जाते हैं। अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षर लुप्त हो जाते हैं, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो पता नहीं चल पाता है, भाषा समझने में दिक्कत आती है, और अभिलेखों से हमें रोजमर्रा के कार्यों के बारे में पता नहीं चलता है, सुख दुख का उल्लेख नहीं मिलता है। देखो प्रशस्त मूर्तियां, अच्छी मूर्तियां जो मौर्य कालीन की समस्त पुरातत्व एक अद्भुत कला थी, वे मौर्य साम्राज्य की पहचान मानी जाती थी। ठीक है, कुषाण शासकों ने स्वयं को, खुद को कैसा दिखाया था? देव तुल्य दिखाया था। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि ली थी। ठीक है, वे अच्छा कुषाण राजा अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। किससे प्रभावित थे? तो वो चीन के राजाओं से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? चीन के राजाओं से। कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने का सबसे अच्छा जो प्रमाण मिलता है वो सिक्के और मूर्तियां हैं। जनपद का अर्थ मैंने आपको बता रखा है, भूमि का एक ऐसा टुकड़ा, भूखंड का एक ऐसा टुकड़ा जहां पे लोग आए, लोग बसे और लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी। ठीक है बच्चों, और रहना शुरू कर दिया, वहां पे बसना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कुषाण राजाओं के बारे में हमने देख लिया, ठीक है,
और जनपद के बारे में, अच्छा जनपद शब्द का यूज ना प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता है। किसमें मिलता है? प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या लिखा है यहां पे। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत, देखिए लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में धर्मशास्त्र धर्मसूत्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हो गई। इसमें शासक व समाज के अन्य वर्गों के नियमों को निर्धारित किया गया था। सरदार, देखो दक्षिण भारत का जो राजा होता था ना उसे सरदार कहते हैं। सरदार का पद जो था वंशानुगत भी था और नहीं भी था। ठीक है, सरदार। प्रयाग प्रशस्ति वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, उसकी रचना किसने करी थी? हरिसेन ने करी थी। ठीक है, सम्राट समुद्रगुप्त के कवि थे ये। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल के एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था, जिसका पुनरुत्थान रुद्रदामन शासक रुद्रदामन ने पाषाण अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है बच्चों, ज्ञापति, ये क्या होता है? ज्ञापति, ज्ञापति मतलब होता है मुखिया, जिसका घर पे, महिलाओं पे, बच्चों पे पूरा नियंत्रण होता है। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। अच्छा, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। इसके साथ ही उन पर चित्र वगैरह का अध्ययन, लिपि का अध्ययन, धातु का विश्लेषण किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए अभिलेख, ध्यान से सुनेगा, ये स्थायी प्रमाण होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां लिखी होती है जो इन्हें लिखवाते हैं। इन पर इसके निर्माण की तिथि खुदी होती है। तिथि अगर नहीं है तो लिखावट की शैली से हम इसके पुराने, कितना पुराना अंदाजा लगाते हैं। इसमें धार्मिक संस्थाओं दानों का ब्यौरा मिलता है। पत्थर और धातु मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह खुदे होते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पूरी चीजें अभिलेख के बारे में समझ आई होगी। देखो बच्चों, आपको कोई भी चीज डाउट होती है, कोई भी चीज की क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए मुझे नहीं पता कि, मेरे को ये नहीं पता कि कितने लोग कमेंट का आपको रिप्लाई करते होंगे या नहीं करते होंगे, बट मेरा एक एक बच्चों को रिप्लाई जरूर जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक बच्चे को रिप्लाई जरूर करता हूं। ठीक है, इस चीज से कभी भी मत हटिएगा पीछे कि भाई कमेंट पे रिप्लाई नहीं आता सर आपका। ठीक है, मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूं। अच्छा बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है आप लोग खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। कई बार ये 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। ठीक है, अभिलेखों की कुछ सीमाएं भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेकंड चैप्टर जो हमारा है इसको खत्म करते हैं बच्चों। अगली वीडियो में मिलेंगे दोबारा से। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। कम से कम आप अपने एक फ्रेंड और एक स्कूल के ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक, हमें, आपका तो कुछ नहीं जाता बट हमारे को मोटिवेशन आता। थैंक यू सो मच, बाय बाय।